ये ग्रीस है, सॉरी, ये ग्रीस है। यूरोप के साउथ पार्ट में मेडिटेरेनियन सी के आसपास बसा हुआ एक छोटा सा देश। अब आज शायद लोग सिर्फ इसे ग्रीक योगर्ट के लिए ही पहचानते हो, मगर एंशिएंट टाइम में ये अलेक्जेंडर की कॉन्क्वेस्ट, पाइथागोरस की थ्योरम, ओलंपिक गेम्स, मैराथन रेस, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की फिलॉसफी, आर्किमिडीज की ज्योमेट्री और एथेंस की डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता था। एक्चुअली एंशिएंट ग्रीस को ना तो किसी ने सिविलाइजेशन बोला, ना ही एम्पायर बोला। एक लंबे टाइम तक ग्रीस छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटीज का एक मिक्सचर था, जो सारे ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज बोलते थे, मगर सबके लॉज और कस्टम्स अलग अलग थे। ग्रीस पहली बार एम्पायर बना अलेक्जेंडर द ग्रेट के कारण, मगर वो भी बहुत शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि अलेक्जेंडर खुद 32 साल की उम्र में चल बसे। इतनी कम एज में ही अलेक्जेंडर ने ग्रीस से लेके इंडस रिवर तक अपना एम्पायर फैला दिया, और वो रुका सिर्फ तब जब उसका सामना हुआ इंडिया के मगध एम्पायर के साथ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा 11वां एपिसोड है, और इस एपिसोड को बनाने में बाय फार मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट ग्रीस की, मगर उससे पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या फिर IIT JEE नीट जैसा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, गेट का, UPSC का, और इनको देखकर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाना चाहिए, स्टडी का पैटर्न कैसा होना चाहिए, कैसे अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, एग्जाम में कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं जूम पर लाइव 2 घंटे की एक क्लास में अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। अपने सिर्फ 2 घंटे मुझे दीजिए, पिन कमेंट में जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट ग्रीस की कहानी। अब एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री टिपिकली इन पीरियड्स में ब्रेकअप की जा सकती है: ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, आर्केइक एज, क्लासिकल एज और हेलेनिस्टिक एज। अब ब्रॉन्ज एज और आयरन एज वो पीरियड्स थे जिसमें अर्ली ह्यूमंस नोमैडिक लाइफ छोड़कर एक जगह सेटल होना स्टार्ट हुए, जैसा कि हमने बाकी सिविलाइजेशन के वीडियोस में देखा था। एविडेंसेस के हिसाब से 3500 BCE में मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है क्रेटे। यहाँ पर यहाँ की पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसको बोला जाता है मिनोवन सिविलाइजेशन। मगर इसके काफी टाइम बाद 1700 BCE में मेनलैंड ग्रीस पर एक नई सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई, जिसे बोला जाता है माइसीनियन सिविलाइजेशन। अब हिस्टोरियंस माइसीनियंस को फर्स्ट ग्रीक्स भी बोलते हैं। ये माइसीनियन सिविलाइजेशन ग्रीक मेनलैंड पर डेवलप हुई और धीरे धीरे आसपास के आइलैंड्स पर फैलने लगी, और इसने मिनोन सिविलाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ टैबलेट्स मिले हैं जिन पर इनकी राइटिंग्स हैं। इन्हें लीनियर टैबलेट्स बोला जाता है, लीनियर A और लीनियर B। जो लीनियर B टैबलेट्स हैं उन पर इनकी माइथोलॉजी, इनके रिलीजन्स, इनकी फर्स्ट ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज भी लिखी हुई है। इनफैक्ट जो एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी है, जिसमें ज़्यूस गॉड है, हरक्यूलिस है, ये माइथोलॉजी भी माइसीनियन लोगों की दी हुई है। अब ये माइसीनियन सिविलाइजेशन 600 साल तक चली और 1100 BCE में डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई, कुछ एक्सटर्नल कोलिजन्स और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। और इनके कोलैप्स के बाद में इमीडिएटली स्टार्ट हुई ग्रीक डार्क एजेस। ग्रीक डार्क एजेस में कोई बड़ी सिविलाइजेशन, कोई बड़ी सिटी ग्रीस में एग्जिस्ट नहीं करती थी। पॉपुलेशन में शार्प डिक्लाइन हुआ, अर्बन सेंटर्स डिसअपियर हो गए, सोसाइटी शिफ्ट हो गई बड़ी सिटीज से छोटे छोटे बिखरे हुए विलेजेस में। इस एरा का एक की फीचर बोला जाता है लॉस ऑफ लिटरेसी एंड नॉलेज, और लगभग 300 सालों तक जो भी ज्ञान अर्जित किया था माइसीनियन सिविलाइजेशन ने, वो विलुप्त हो गया। मगर ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ बसावट डेवलप हुई, जो छोटे छोटे विलेजेस डेवलप हुए थे, जो इंडिपेंडेंट थे या आपस में कनेक्टेड नहीं थे, उनसे ग्रीस को एक नया शेप मिलने लगा, और ये छोटे छोटे विलेजेस छोटी छोटी सिटीज में बदलने लगे, और छोटी छोटी सिटीज का एक ग्रुप एंशिएंट ग्रीस बन गया, जिस पीरियड को बोला जाता है आर्केइक पीरियड। आर्केइक पीरियड में हमें देखने को मिले छोटे छोटे सिटी स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट थे, जिन्हें बोला जाता था पॉलिस, और ये अक्रॉस ग्रीस फैले हुए थे और मेन पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे। हर पॉलिस की अपनी गवर्नमेंट होती थी, अपने लॉज, अपने टैक्सेस, अपनी आर्मी होती थी, और हर एक पॉलिस का अपना एक गॉड होता था, और लोग ये बिलीव करते थे कि यही गॉड हमें प्रोटेक्ट करता है। 7th सेंचुरी BCE तक लोग जो ट्रेडिशनल किंग सिस्टम होता है उससे दूर हट चुके थे ग्रीस में, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आ गई थी। इनिशियली इन छोटी गवर्नमेंट्स को रिच एरिस्टोक्रेट्स रूल किया करते थे, जिनके पास पैसा होता था। इनके पास पैसा था तो इनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती थी, और ये ऑर्डिनरी लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया करते थे। कुछ जगह पर तो हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसमें एरिस्टोक्रेट्स ये डिक्लेयर भी करते थे कि वो स्वयं भगवान का अवतार हैं।
अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ग्रीस में ट्रेड बढ़ने लगा, वैसे वैसे लोगों के पास पैसा आने लगा। इससे एक नई क्लास का जन्म हुआ ग्रीक कल्चर में, जिसे बोला जाता है मर्चेंट क्लास। अब इस मर्चेंट क्लास ने एरिस्टोक्रेट्स के रूल को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे एरिस्टोक्रेट्स का पतन होने लगा और टिरेनीज का जन्म होने लगा, यानी कि बगावत का दौर चलने लगा। और ये जो सारी उधेड़-बुन थी, जिसके अंदर एरिस्टोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हुआ और लोगों की सुने जाने लगी, कुछ ग्रुप्स रूल करने लगे, उससे धीरे धीरे एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप होने लगा, जिसे बोला गया डेमोक्रेसी। 750 से 600 बीसीई के बीच में लगभग 1500 कॉलोनीज ग्रीस में थी और सभी का इंडिपेंडेंट गवर्निंग सिस्टम था जो एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करता था। अब हालांकि ये छोटी छोटी सारी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट थी, मगर इनकी एक मदर सिटी हुआ करती थी जिसके साथ एक कल्चरल लिंक रखते थे। फॉर एग्जाम्पल एथेंस एक मेजर मदर सिटी है और उसके आसपास कई सारी छोटी छोटी पॉलिस हैं जो अपने आप सेल्फ गवर्न करती हैं, मगर कल्चरली वो एथेंस के साथ टाइड है। ग्रीक लोगों की मेजर इकोनॉमी ट्रेड पर निर्भर करती थी और इनके मेजर एक्सपोर्ट आइटम होते थे ऑलिव ऑयल, वाइन और पॉटरी। इंपोर्ट करते थे ये फूड ग्रेन्स, प्रीशियस मेटल्स, टिम्बर, स्पाइसेस और स्लेव्स। जी हाँ, कई सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की तरह ग्रीस में स्लेव कल्चर काफी कॉमन था। बड़े बड़े फिलोसोफर्स यहाँ हुए जो इक्वालिटी को एडवोकेट करते थे। यहाँ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी, मगर यहाँ फिर भी स्लेव कल्चर काफी कॉमन था। जब भी इक्वालिटी की बात आती थी तो उसमें स्लेव्स को कंसिडर नहीं किया जाता था। वहीं इनके एडजेसेंट जो पर्शियन एम्पायर था वो पूरी तरह से स्लेव्स फ्री था। वहां हर इंसान इक्वली ट्रीट किया जाता था और यही बात मैंने अपने पिछले एपिसोड में बोली भी थी, जिसमें हमने पर्शियन एम्पायर को डिस्कस किया था। तो एनीवेज आर्केइक पीरियड जो था उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी उनका पोएट होमर, जिसने बड़े बड़े काव्य लिखे थे जैसे कि इलियड और ओडिसी। ये जो दो बड़े एपिक पोएम्स हैं इलियड और ओडिसी, ये ग्रीक लिटरेचर का बेस है और होमर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स रहा है हिस्ट्री में। इसी आर्केइक पीरियड में 776 बीसीई में स्टार्ट हुए थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ग्रीक गॉड ज़्यूस के ऑनर में ओलंपिया नाम के एक टाउन में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए गए थे। लगभग 1000 सालों तक ये गेम चले और हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जिस पीरियड को बोला जाता था एक ओलंपियाड। इनमें रेसेस होती थी, रेसलिंग होती थी, बॉक्सिंग होती थी, चैरियट रेसिंग होती थी और फाइटिंग जैसे गेम्स हुआ करते थे। ये सिर्फ एथलेटिक कॉन्टेस्ट नहीं हुआ करता था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। अलग अलग टाउन्स, अलग अलग सिटीज के बीच में मुकाबले होते थे, जिससे लोग अपना पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाते थे। ये गेम्स 776 बीसीई से 393 सीई यानी 1000 साल तक चले, जिसके बाद किंग थियोडोसियस I ने इन्हें बैन कर दिया और इसके कई सेंचुरीज बाद 1894 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स वापस से स्टार्ट हुए थे। तो एनीवेज ग्रीक हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। जो आर्केइक पीरियड खत्म हुआ उसके बाद ग्रीस में आया क्लासिकल पीरियड 500 बीसीई से स्टार्ट होकर। इस पीरियड में होती हैं बहुत सारी वॉर्स, मेनली पर्शियन एम्पायर के साथ। अब मैंने ग्रीस और पर्शिया की वॉर्स के बारे में, जिनको ग्रेको पर्शियन वॉर्स बोला जाता है, पर्शियन एम्पायर वाली अपनी पिछली वीडियो में काफी डिटेल में बताया, मगर यहाँ भी हम ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पर्शियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिनकी इच्छा थी एक्सपांशन करना और इन्होंने एक्सपांशन करते करते कुछ ग्रीक सिटीज को अपने अंडर ले लिया था और इन ग्रीक सिटीज ने रिवॉल्ट कर दिया पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट, जिसको बोला जाता है आयोनियन रिवॉल्ट, जिसके कारण स्टार्ट हुई ग्रेको पर्शियन वॉर्स। मेजर 4 लड़ाइयां हुई जिसमें ऑलमोस्ट सभी में ग्रीक अलायंसेस की जीत हुई और पर्शियन एम्पायर की हार हुई और इन सभी बैक टू बैक वॉर्स का एक ही मकसद था, पर्शियन एम्पायर को एक्सपैंड करना था और पर्शिया के किंग्स को अपनी हार का बदला लेना था। सभी वॉर्स में पहला अटैक पर्शिया की तरफ से ही ग्रीस पर हुआ। पहली वॉर थी बैटल ऑफ मैराथन 490 बीसीई में, जिसमें ग्रीस की सिटी एथेंस ने पर्शिया के साथ लड़ाई की मैराथन नाम की जगह पर। मैराथन से एक मैसेंजर भागते भागते एथेंस तक पहुंचा ये खबर बताने के लिए कि वो जीत गए हैं और इसीलिए लंबी रेस को मैराथन बोला जाता है। इस रेसर का नाम था फिलिपिडीज और इसने भागते भागते मैसेज देने के बाद में दम तोड़ दिया था। इसके 10 साल बाद 480 बीसी में हुई बैटल ऑफ थर्मोपिलीज, जो स्पार्टा और पर्शिया के बीच में लड़ी गई थी। स्पार्टन किंग लियोनाइडस के पास में बहुत कम आर्मी थी, लगभग 7000 लोगों की, और उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते करते उनके पास में मात्र 300 लोग बचे, जिन्होंने एक वैली में पर्शियन लोगों का रास्ता रोके रखा और 300 लोगों ने अपनी डेथ तक पर्शियन एम्पायर की फोर्सेस को फाइट किया और इससे पर्शियन एम्पायर को इतना डैमेज हुआ कि वो वापस लौट गए। इसके कुछ ही महीनों बाद पर्शिया ने नेवल अटैक कर दिया एथेंस के ऊपर और शिप बैटल हुई, जिसके अंदर एथेंस की जीत हो गई। और इसके अगले ही साल हुई बैटल ऑफ प्लेटिया, जिसके अंदर लैंड बैटल हुई डायरेक्ट ग्रीक अलायंसेस में और पर्शियन फोर्सेस में, जिसमें भी ग्रीक अलायंसेस जीत गई। अब इन सारी वॉर से हुआ ये कि पर्शियन एम्पायर जो बहुत फ्लरिश कर रहा था, बहुत एक्सपैंड कर रहा था, उनको इकोनॉमिक झटका लगा, उनको सिक्योरिटी का झटका लगा और ग्रीक फोर्सेस काफी पावरफुल बनने लगी, उनका दबदबा होने लगा। एथेंस और स्पार्टा बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के फॉर्म में उभर कर बाहर आई।
मगर ये जो दो सुपर पावर्स थी, इन दोनों का गवर्निंग सिस्टम अलग अलग था। एक तरफ एथेंस थी जिसके अंदर डेमोक्रेसी हुआ करती थी। सभी मेल सिटीजन्स को यह राइट था कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू। एथेंस में ट्रेड और कॉमर्स काफी अच्छा था, लोगों की सुनी जाती थी। धीरे धीरे एथेंस एक हब बनता रहा कल्चर, फिलोसफी और आर्ट का। दूसरी तरफ था स्पार्टा, जो कि एक किंगडम था जिसके ऊपर एक मोनार्क का रूल हुआ करता था। यहाँ पे था डिसिप्लिन, ओबीडियंस, मिलिट्री रूल। मगर एक यूनिक बात यह थी कि डिक्टेटरशिप होने के बावजूद स्पार्टा के अंदर जो वुमेन थी, उनको एथेंस की वुमेन से ज्यादा राइट्स दिए जाते थे। और इन दोनों सिटीज में जो कॉन्ट्रास्ट था, एक तरफ थी एथेंस की डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ थी स्पार्टा की डिक्टेटरशिप, इनके कारण इन दोनों सिटीज में होने लगे कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद। और इन मतभेदों के कारण बाहर की लड़ाइयां तो भूल जाइए, एथेंस और स्पार्टा के अंदर 27 साल तक युद्ध चला, जिसे बोला जाता है पेलोपोनेशियन वॉर्स। दोनों ही सुपर पावर्स ग्रीस का मैक्सिमम एरिया अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी और इस कारण छोटे छोटे टाउन्स को कैप्चर करती रहती थी एक दूसरे के। स्पार्टा एथेंस की लैंड पर अटैक करता था और एथेंस के पास में अच्छी नेवी थी, तो वो नेवी रूट से अटैक करते थे स्पार्टा पे। मगर एथेंस की किस्मत थोड़ी सी खराब निकली। वहां एक बहुत बुरा प्लेग फैल गया जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, इंक्लूडिंग उनका लीडर पेरिकल्स। एथेंस कमजोर पड़ गया था। फर्दर एथेंस ने जो फॉरेन एक्सपीडिशंस किए थे वो भी फेल होने लगे, उनको इकोनॉमिक लॉस भी होने लगा। दूसरी तरफ स्पार्टा ने पर्शिया के किंग्स के साथ हाथ मिलाकर उनकी नेवी की हेल्प लेके एथेंस को फाइनली हरा दिया। अब ऑल्दो स्पार्टा ने एथेंस पर कंट्रोल जमा लिया, मगर वो कंट्रोल बनाए रखने में काफी स्ट्रगल कर रहा था और एक तीसरी सुपर पावर निकल कर बाहर आ गई जिसे बोला जाता है थीबीस। बहुत छोटे समय के लिए 371 बीसीई में थीबीस ने स्पार्टा को भी ओवरकम कर लिया, मगर बहुत टाइम तक कंट्रोल नहीं जमा पाई और वो भी गिर गई। इन दी एंड पेलोपोनेशियन वॉर्स में एथेंस, स्पार्टा और थीबीस तीनों में से कोई भी विनर बनकर बाहर नहीं आया। अंत में विनर बनी एक चौथी सिटी जिसे बोला जाता है मैसिडोन। ग्रीस के नॉर्थ में मैसिडोन नाम का किंगडम था जिसे रूल करते थे किंग फिलिप II। किंग फिलिप II ने देखा कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है ग्रीस में और उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और ग्रीस को कैप्चर कर लिया। फिलिप II का बेटा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी के साथ एंशिएंट ग्रीस का जो क्लासिकल पीरियड था वो खत्म होता है। इस पीरियड में वॉर्स तो बहुत हुई, मगर इसके साथ ही थिंकिंग, लर्निंग, आर्ट, साइंस ये सब भी काफी डेवलप हुई थी। इस पीरियड में ही सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स, थिंकर्स हुए थे जिनकी फिलॉसफी वर्ल्ड फेमस है। एरिस्टोटल जैसे साइंस थिंकर्स हुए थे। यूक्लिड ने ज्योमेट्री को शेप दिया। आर्किमिडीज ने इंजीनियरिंग को डेवलप किया। एराटोस्थेनीज नाम के मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने अर्थ का डायमीटर नापा। और हिपोक्रेट्स ने मेडिसिन को, मेडिकल प्रोफेशन को डेवलप किया। तो एनीवेज हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक कमाल का कॉन्करर था, एक कमाल का फाइटर था, मगर वो राजा कैसा था ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने एक्चुअली में राज किया ही नहीं था। वो सिर्फ 32 साल की उम्र में चल बसा। अलेक्जेंडर के पिताजी फिलिप II ने ग्रीस को तो कॉन्कर कर लिया और वो पर्शिया पर चढ़ाई बोलने जा रहे थे, मगर 336 बीसीई में उनका मर्डर हो जाता है। एक छोटी सी एज में 334 बीसीई में अलेक्जेंडर अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए पर्शिया पर चढ़ाई बोल देते हैं। ये पहली बार था जब कोई ग्रीक लीडर पर्शिया पर सामने से अटैक करने जा रहा था। अलेक्जेंडर ने ना सिर्फ अटैक किया बल्कि पर्शिया के किंग डायरियस III को डिफीट कर दिया और एक बहुत बड़ा पर्शियन एम्पायर उनके हाथ में आ गया। ये पर्शियन एम्पायर वेस्ट में इजिप्ट की नाइल रिवर से लेकर ईस्ट में इंडस रिवर तक फैला हुआ था और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने टुकड़े टुकड़े करके एक एक करके ये पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर अपने अंडर में लिया, इंक्लूडिंग इंडस रिवर का पार्ट। 30 साल की उम्र तक उसने वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड खड़ा कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने एक भी युद्ध नहीं हारा। हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल और ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर अलेक्जेंडर को बोला जाता है। अब 326 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट में और इच्छा जाग जाती है और वो इंडस रिवर के भी आगे जाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और उनका सामना होता है किंग पोरस से, जो उस समय पाकिस्तान के पंजाब के राजा थे। अब क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत बड़ी थी और पोरस की आर्मी छोटी थी, तो वो पोरस को हरा तो देते हैं, मगर इस युद्ध में उनको इतना नुकसान होता है कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पोरस को हराने के बाद में वो टच करते हैं मगध एम्पायर की बाउंड्री पर। मगध साम्राज्य जो उस समय नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी और किंग थे धनानंद, उनकी आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी से 5 गुना बड़ी थी और उनका किंगडम भी अलेक्जेंडर के किंगडम के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ा था। अलेक्जेंडर अपने ट्रूप्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि क्या आगे चढ़ाई बोलनी चाहिए। उनके ट्रूप्स बोल देते हैं नहीं भाई इतना बहुत हो गया, अब घर लौट जाना चाहिए। तो अलेक्जेंडर वहीं से वापस लौट जाते हैं।
इसके 3 ही साल बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पॉइजनिंग से मरे थे, कुछ लोग कहते हैं बीमारी से मरे थे। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि अलेक्जेंडर की डेथ होते ही जो एम्पायर उन्होंने ग्रीस के लिए खड़ा किया था वो पूरी तरह से बिखर जाता है और उसके बाद में स्टार्ट होता है हेलेनिस्टिक पीरियड। अब जिस तरह से एंशिएंट ग्रीस हुआ करता था, छोटी छोटी सिटीज थी जो सेल्फ गवर्निंग थी, वैसे ही ये पूरा एम्पायर बन जाता है। छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट थे मगर ग्रीक कल्चर और ग्रीक लॉज से बंधे हुए थे। ये वो टाइम था जब हर जगह के लोकल ट्रेडिशन में ग्रीक आर्ट, ग्रीक कल्चर, ग्रीक फिलोसफी इंटरमिक्स हुई। इस पूरे एरिया में ग्रीस, इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया चारों के कल्चर इंटरमिक्स होने लगे। बड़े बड़े नॉलेज सेंटर्स डेवलप हुए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुलने लगे, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में था, वहां बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ करती थी। तक्षशिला जो इंडस रिवर के आसपास बसी हुई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, उस पर भी बहुत सारे मल्टी कल्चरल चीजों की रिसर्च की जाती थी। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आके पढ़ा करते थे। अब हालांकि ये बात अलग है कि तक्षशिला अलेक्जेंडर या ग्रीक एम्पायर के कंट्रोल में नहीं था, वो मगध एम्पायर के अंडर आता था। तो एनीवेज हेलेनिस्टिक पीरियड में ना सिर्फ आर्ट और कल्चर मिक्स हुआ बल्कि रिलीजन भी मिक्स होने लग गया। ग्रीक गॉड्स लोकल गॉड्स में इंटरमिक्स होकर नए नए रिलीजन बनाने लगे। इवन कई जगह पर बुद्धिज्म भी इसमें इंटरमिक्स होने लगा। ये हेलेनिस्टिक पीरियड चला 30 BCE तक, जब इजिप्ट की क्वीन क्लियोपैट्रा की डेथ हुई। और इस टाइम तक सारे के सारे ग्रीक स्टेट्स को एक नए एम्पायर ने कैप्चर कर लिया जिसका नाम था रोमन एम्पायर। एंड यस, इस रोमन एम्पायर को हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे, तो वो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप या आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज tcc.lla.in पर जाकर, या पिन कमेंट मैंने लिंक दिया है वहां जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।